गुड मॉर्निंग बच्चों। टेक्नो शिक्षा आज आपके लिए आपकी क्लास 12th हिस्ट्री का चैप्टर 4 का पार्ट 1 लेके आया है। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो मैं कहूँगा इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट्स करें। ठीक है, और सभी 12th क्लास के बच्चों को ये चैनल का लिंक ज़रूर फॉरवर्ड करें ताकि वो सब भी घर बैठे हुए अपनी क्लास 12th की बोर्ड की क्लासेस में उनका लॉस ना हो और वो घर बैठे अच्छा स्कोर कर पाएँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज हम आपका चैप्टर 4 जिसका नया नाम है ए हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म सांची स्तूपा। ठीक है, पहले इसका नाम होता था थिंकर्स बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स, यानी विचारक, विश्वास और इमारतें। इस साल इसका नाम बदल दिया गया है, सिर्फ नाम बदला है, चैप्टर बाकी सेम है। और मैंने आपको एक और चीज़ बताई कि आपकी क्लास 12th के इस साल करिकुलम में कुछ चेंजेस आए हैं। अगर आपको अभी तक वो नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के मेरा पिछला वीडियो देखें, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है और बताया हुआ है कि कौन कौन से चैप्टर आपके इस साल सिलेबस से हटा दिए गए हैं, क्योंकि इस साल आप घर बैठे हुए ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, आपका लॉस हो रहा है। तो सीबीएसई ने आपके 4 चैप्टर हटा दिए हैं और एक चैप्टर में से 2 यूनिट हटा दी हैं, तो कुल 4.5 चैप्टर आपके हटा दिए गए हैं। ठीक है, कुल 15 में से अब आपको चैप्टर बचेंगे 10.5, तो ताकि आप अच्छा स्कोर ला पाए। ठीक है, तो बाकी कौन कौन से वो चैप्टर हैं एक बार उस वीडियो को अच्छी तरह देख लें और उन चैप्टर्स के ऊपर मेहनत करें जो इस साल आपके पास हैं। तो मैंने कहा इस चैप्टर का नाम है हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म सांची स्तूपा। ठीक है, इसमें गौतम बुद्ध के बारे में बताया गया है, बुद्धिज्म, और इसका पहला नाम मैंने कहा था विचारक, विश्वास और इमारतें, सांस्कृतिक विकास था। इसमें 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक का इतिहास, यानी 600 ईसा पूर्व से और 600 ईस्वी तक, 600 पहले और 600 बाद में, तो 1200 साल का इतिहास इसमें बताया गया है। ओके, तो पाठ नंबर 2, 3 और 4 तीनों ही चैप्टर सेम पीरियड से बिलोंग करते हैं। दूसरे चैप्टर में इस पीरियड में राजनीतिक और आर्थिक जो विकास था उसके बारे में बताया गया था, और जो चैप्टर नंबर 3 था उसमें सामाजिक विकास के बारे में बताया गया था, और ये जो चैप्टर नंबर 4 है इसमें सांस्कृतिक विकास। ठीक है, कैसे जो हमारे विचारक हुए हैं उन्होंने क्या प्रभाव डाला है उसके बारे में बताया गया। तो इसमें जो सबसे पहला पार्ट है, पहला टॉपिक है, वो है ए ग्लिम्स ऑफ सांची, सांची की एक झलक। सांची का एक बौद्ध स्तूप, सांची जो मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है, एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है सांची का ये बौद्ध स्तूप। ठीक है, कहता है सांची की एक झलक। 19वीं सदी के यूरोपियंस में सांची को लेकर काफ़ी दिलचस्पी थी क्योंकि ये स्तूप बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ही खूबसूरत इसमें मूर्तियाँ लगी हुई थी। ठीक है, क्या करते थे यूरोपियंस, इन मूर्तियों को इस जो स्तूप में से या कहीं में से भी जो भारतीय स्थलों में से जो भी चीज़ें मिलती थी वो उन्हें उठाकर अपने यहाँ ले जाया करते थे, अपने म्यूजियम्स में रखते थे, अपने बगीचे में मूर्तियाँ सजाते थे, अपने घर में लगाते थे। ठीक है, तो वो भारत से लूट के ले जा रहे थे। तो ऐसा ही कहता है, द फ्रेंच साउथ शाहजहां बेगम्स परमिशन टू टेक अवे द ईस्टर्न गेटवे टू बी डिस्प्लेड इन अ म्यूजियम इन फ्रांस। जो फ्रांसीसी थे वो सांची के स्तूप का जो पूर्वी तोरण द्वार है उसे फ्रांस के संग्रहालय में प्रदर्शित करने के लिए बेगम से इजाज़त मांगते हैं कि हम इसे फ्रांस ले जाना चाहते हैं और वहाँ के म्यूजियम में से हम सजाएंगे। ठीक है, ये देखिए इसका तोरण द्वार कितना खूबसूरत है, इसको वो ले जाना चाहते थे। ठीक है, आपको मैं इसका गेटवे दिखाता हूँ, आप देखें ये इसका गेटवे है, ये देखिए। ठीक है, इसमें कितनी खूबसूरत नक्काशी की गई है, कितनी खूबसूरत मूर्तियाँ बनी हुई हैं। तो इसको वो उठाकर ले जाना चाहते थे, इस पूर्वी तोरण द्वार को। ये देखिए तोरण द्वार। कहता है अंग्रेजों ने भी ऐसी ही कोशिश की थी। ठीक, कहता है शाहजहां बेगम सेटिस्फाई बोथ द फ्रेंच एंड द ब्रिटिश विद केयरफुली प्रिपेयर्ड प्लास्टर कास्ट कॉपीज। तो शाहजहां बेगम ने फ्रांसीसी और अंग्रेज दोनों को ही बड़ी सावधानी से प्लास्टर ऑफ पेरिस की एक रेप्लिका बना करके सेटिस्फाई कर दिया कि आप इसे ले जाइए, मूल जो ओरिजिनल जो यहाँ पे कृति है उसे यहीं रहने दीजिए, मूल कृति जहाँ से संबंधित है वहीं रहे तो वो ज़्यादा अच्छी लगती है। ठीक है, किसी तरह उसने सेटिस्फाई किया और उन्हें पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्रतिकृति कॉपी बना करके दे दी। ठीक है, तो इस शाहजहां बेगम का बहुत बड़ा रोल, जिससे कि हमारी जो धरोहर है वो हमारे पास बच पाई। ये शाहजहां बेगम आपको दिखाई दे रही हैं। ठीक है, ये उनका चित्र यहाँ पे बनाया गया है। कहता है आगे आते हैं, ये आपका तोरण द्वार इसमें दिखाया गया है, सांची का स्तूप दिखाया गया है।
कहता है इस प्रकार मूल कृति भोपाल में अपनी जगह पर ही बची रह गई। द रूलर्स ऑफ भोपाल शाहजहां बेगम एंड हर सक्सेसर सुल्तान जहां बेगम प्रोवाइडेड मनी फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द एंशियंट साइट। भोपाल की जो शासकें हैं, बेगमें हैं, शाहजहां बेगम और उनकी जो उत्तराधिकारी सक्सेसर थी सुल्तान जहां बेगम, इन्होंने इस प्राचीन स्थल के रखरखाव के लिए धन का अनुदान दिया, मनी दी, ठीक है, फंड प्रोवाइड किया, ग्रांट दिया, ताकि ये एंशिएंट साइट बच पाए। इन्हीं दोनों का बड़ा नाम है, बड़ा योगदान है, जो आज सांची का स्तूप बच पाया है। नहीं तो आप आगे पढ़ेंगे अमरावती का स्तूप नष्ट हो गया, सांची का बच गया, ठीक है ना। तो ये एक बड़ा कारण है। कहता है सुल्तान जहां बेगम ने वहां पर एक म्यूजियम और एक गेस्ट हाउस बनाने के लिए भी फंड दिया, ठीक है। और इसी गेस्ट हाउस में सर जॉन मार्शल, जो कि एएसआई के थे, तो सर जॉन मार्शल ने सांची पर इंपॉर्टेंट एपिक्स ग्रंथ टेक्स्ट्स लिखे और इनके जो वॉल्यूम्स पब्लिश करने के लिए भी ग्रांट प्रोवाइड किया सुल्तान जहां बेगम ने। तो इसी गेस्ट हाउस में रहकर सर जॉन मार्शल सांची के ऊपर इंपॉर्टेंट बुक्स लिख रहे हैं और उन बुक्स के वॉल्यूम्स को पब्लिश करने के लिए फंड दे रही है। सर जॉन मार्शल को पूरा फंड प्रोवाइड कर रही है सुल्तान जहां बेगम। तो इसी वजह से मैंने कहा ये साइट्स बच पाई। सर जॉन मार्शल ने इसके बारे में बताया दुनिया को। कहते हैं इसलिए यदि यह स्तूप आज बचा है तो इसके पीछे कुछ विवेकपूर्ण निर्णयों की बड़ी भूमिका है। ओके, आज यह जगह भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के सफल मरम्मत और संरक्षण का जीता जागता उदाहरण है। टुडे इट स्टैंड्स टेस्टिमोनी टू द सक्सेसफुल रिस्टोरेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ अ की आर्कोलॉजिकल साइट बाय द आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ASI, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जो इसकी मरम्मत और रखरखाव किया, उसकी वजह से इसके हम कह सकते हैं एक जीवंत उदाहरण है, एक जीता जागता उदाहरण है उनकी सफल मेहनत का, कि ये आज हमारे सामने इतने सालों बाद भी यथास्थिति में है। ठीक है, ये देखिए सांची का ये आपको दिखाई दे रहा है। आप देखेंगे इस तोरण द्वार को, इस तोरण द्वार में देखिए कितना खूबसूरत ये तोरण द्वार है, ठीक है। इसमें आपको कितनी सारी स्टैचूज वगैरह दिखाई दे रही हैं, हाथी से लेकर कई सारी मूर्तियां इसमें बनी हुई हैं, ठीक है। कई सारे इसमें जानवर बने हुए हैं। ओके, तो आइए आगे चलते हैं। अगला टॉपिक इसमें आता है सेकंड। आज हम 2 ही टॉपिक पढ़ेंगे। सेकंड टॉपिक है द बैकग्राउंड, सैक्रिफाइसेस एंड डिबेट। सैक्रिफाइसेस, बलि, यज्ञ, ठीक है। इसमें पहला आता है द सैक्रिफिशियल ट्रेडिशन, यानी यज्ञों की परंपरा। भारत में शुरू से यज्ञों की परंपरा चली आ रही थी। न्यू क्वेश्चंस, फिर उन परंपराओं पे कुछ प्रश्न खड़े हुए, ठीक है। फिर कहता है डिबेट्स एंड डिस्कशन, फिर वाद विवाद और चर्चाएं। तो पहला मैंने कहा हमारा है पृष्ठभूमि, यज्ञ और विवाद। देखिए यज्ञ हुआ करते थे, इसमें आहुतियां डाली जाती थी, फल फूल खाद्य, ठीक है। और इसके अलावा बलियां भी दी जाती थी जानवरों की, तो वो सब आहुति का ही पार्ट होती थी, सैक्रिफाइस, बलि। कहता है ईसा पूर्व प्रथम सहस्त्राब्दी का काल विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट माना जाता है। इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट है हिस्ट्री में, फर्स्ट मिलेनियम BCE का मध्यकाल, ठीक है। इस समय क्या हुआ, बहुत सारे थिंकर्स का उदय हुआ। कहता है जैसे ईरान में जरथुस्ट्रा, चाइना में खुंगशी या कन्फ्यूशियस भी इन्हीं का नाम है, यूनान यानी ग्रीस में सोक्रेट्स, प्लेटो, अरस्तु, ठीक है। भारत में भगवान महावीर स्वामी और लॉर्ड गौतम बुद्धा। थिंकर्स मीन्स फिलोसोफर, दर्शन, सोच, विचारक, जिनकी सोच ने दुनिया को प्रभावित किया, ठीक है। ये एक जरथुस्ट्र का एक चित्र आपको दिखाई दे रहा है, ईरान के जरथुस्ट्र। ये देखिए खुंगशी यानी कॉन्गसी, चाइना के, ठीक है। मैंने कहा कन्फ्यूशियस भी कहते थे। ये सुकरात जहर का प्याला पीते हुए इसमें दिखाई दे रहे हैं। मैंने आपको पिछले चैप्टर में भी बताया था, सुकरात का शिष्य था प्लेटो का शिष्य मैंने कहा था एरिस्टोटल, और एरिस्टोटल का शिष्य था सिकंदर। मैंने कहा आप स्पास से याद रख लेंगे। सुकरात के बाद आया प्लेटो का शिष्य अरस्तु का शिष्य सिकंदर, एरिस्टोटल और फिर सिकंदर, अलेक्जेंडर द ग्रेट, ठीक है। ये सीक्वेंस याद करने के लिए आप स्पास भी याद कर सकते हैं। तो ये यूनान के बड़े दार्शनिक थे, सिकंदर, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, और सिकंदर बड़े महान योद्धा थे, ठीक है। विश्व विजय के लिए निकले थे, आपने पढ़ी होगी कहानी। तो सुकरात, और ये देखिए प्लेटो, ओके, ये है प्लेटो। अब आते हैं एरिस्टोटल यानी अरस्तु, इन्हीं को कहते हैं। फिर हम भारत में मैंने कहा भगवान महावीर और गौतम बुद्ध, ठीक है। भगवान महावीर और गौतम बुद्ध, ये 2 विचारक भी हुए जिन्होंने पूरी दुनिया को प्रभावित किया। कहता है इन विचारकों या चिंतकों द्वारा जीवन के रहस्यों को समझने का प्रयास किया गया। अभी तक लोग क्या चलते थे, यज्ञ वगैरह की परंपरा पे, कि हम भगवान को खुश रखेंगे, हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें
अगले जन्म में अच्छी अच्छी योनि में जन्म मिलेगा, अच्छी जाति में जन्म मिलेगा। तो हमें इन ब्राह्मणवादी परंपराओं को फॉलो करना है, जिससे अगला जन्म में हमारी जाति अच्छी जाति में जन्म, हमें जो इस जाति में जन्म मिला है वो हमें कर्मों के हिसाब से मिला है, तो हमें इस जन्म में अच्छे कर्म करने, उच्च जाति में जन्म मिलेगा। ये सब फिलॉसफी चला करती थी। तो कहता है उन्होंने जीवन के रहस्यों को समझने का प्रयास किया। अब जो थिंकर्स थे और वे इंसानों और विश्व व्यवस्था के बीच रिश्ते को भी समझने की कोशिश कर रहे थे कि क्या रिश्ता है ह्यूमन बीइंग एंड कॉस्मिक ऑर्डर में। ठीक है, कहता है एट द सेम टाइम न्यू स्टेट्स एंड सिटीज वर एमर्जिंग इन द गंगेज वैली एंड मैनी चेंजेस वर टेकिंग प्लेस इन सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ। इस समय जो गंगा घाटी में नए राज्य शहर उभर रहे थे और सामाजिक तथा आर्थिक जीवन में कई तरह के बदलाव आ रहे थे। सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ में कुछ चेंजेस आ रहे थे। कहता है दीज थिंकर्स अटेम्प्टेड टू अंडरस्टैंड दीज डेवलपमेंट एज वेल। ये चिंतक इन बदलावों को समझने का प्रयास कर रहे थे, क्या कारण है उनको जानने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, तो इसमें अब हम देखेंगे वैदिक काल। वैदिक काल मैंने कहा कब से कब तक है, 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, BCE यानी ईसा पूर्व। मैंने आपको बताया BCE क्या होता है, ईसा पूर्व, और CE क्या होता है, ईस्वी। ठीक है, तो ये 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक वैदिक काल है, जिसमें ऋग्वैदिक काल है 1500 से 1000 और उत्तर वैदिक काल है, सॉरी इसको ठीक कर लेंगे हम, 1000 से 600। ओके, ये गलती से गलत प्रिंट हो गया है तो ध्यान देना, इसमें आप लिख लेंगे 1000 से 600। ओके, 1000 to 600, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। और पिछले वीडियो में मैंने बताया था फर्स्ट चैप्टर में कि BCE क्या होता है, क्यों ये ऐसा होता है, ये नंबर लाइन ये 0, इधर हमारा BCE ईसा पूर्व और इधर CE चलता है। ओके, तो ये हमारा ईसा पूर्व की बात हो रही है, तो ये इसीलिए माइनस है, नंबर लाइन में माइनस चलते हैं ना, तो ये इसीलिए है। तो हम 0 की तरफ जा रहे हैं। तो 1500 से लेकर 600, इसमें से 1500 से 1000 और 1000 से 600। ओके, तो मैंने कहा ये BCE की बात है, 1500 से लेकर के 600 तक की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलें आगे। कहता है यज्ञों की परंपरा। वैदिक काल मैंने कहा 1500 से 600 ईसा पूर्व, इसके पहला पार्ट ऋग्वैदिक काल और दूसरा पार्ट उत्तर वैदिक काल। ठीक है, यहाँ पे सही लिखा हुआ है, पीछे वाले को आप सही कर लेना, 1000 से 600 ईसा पूर्व। ओके, तो कहता है ऋग्वेद के अनुसार ऋग्वेद अग्नि, इंद्र, सोम आदि कई देवताओं की स्तुति का संग्रह है। ऋग्वेद में क्या है, स्तुतियां हैं। किसकी स्तुति है, देवताओं की। किनकी, अग्नि, इंद्र, सोम, इन सब की। ठीक है, इसके ऊपर एक एग्जाम्पल आपकी किताब में दिया भी हुआ है, ए प्रेयर टू अग्नि। ठीक है, अग्नि को जो माना जाता था, अग्नि एक मीडिएटर की तरह माना जाता था। अग्नि जो थी, अग्निदेव का जो काम है वो था मध्यस्थता का, यानी ये मीडिएटर है। ये यहाँ से हमारी अपील लेके जाएंगे गॉड तक, और गॉड से अपील लेके आएंगे, गॉड से जो हमारे पर वापस लेके आएंगे उनकी कृपा, है ना, कृपा रुक तो नहीं रही। तो ये अग्निदेव का काम है। यज्ञ कर रहे हैं हम, अग्निदेव को आहुति दे रहे हैं कि आप इस आहुति को लेके जाइए और प्रभु तक पहुंचा दीजिए। ठीक है, तो अग्निदेव मीडिएटर हो गए, मध्यस्थ हो गए। तो अग्निदेव को देवताओं और मनुष्य के बीच में जो मीडिएटर का काम दिया गया होता है। ठीक है, पुरानी कथाओं के अनुसार। तो देखो इसमें बताया गया है अग्नि की प्रार्थना। यहाँ पर ऋग्वेद से लिए गए 2 छंद हैं जिनमें अग्निदेव का आह्वान किया गया है। कहते हैं, हे शक्तिशाली देव, आप हमारी आहुति देवताओं तक ले जाएं। मैंने कहा उनका काम है, जो हम आहुति चढ़ा रहे हैं, जो भी चीज़ हम हवन सामग्री में देते हैं, चाहे हम बलि दे रहे हैं, चाहे हम कुछ अनाज, फल फूल, यव, जौ वगैरह जो उसमें डालते हैं। ठीक है, तो कहता है आप हमारी आहुति देवताओं तक ले जाएं। हे बुद्धिमंत, आप तो सबके दाता हैं। हे पुरोहित, हमें खूब सारे खाद्य पदार्थ दे। हम क्यों कर रहे हैं यज्ञ, एक लालच है कि हमें कुछ मिलेगा, देवता खुश होंगे तो हमें कुछ मिलेगा, एक उम्मीद है। तो कहता है हमें खूब सारे खाद्य पदार्थ दें। हे अग्नि, यज्ञ के द्वारा हमारे लिए प्रचुर धन ला दें। हमें खाद्य पदार्थ मतलब हमारे घर जो है धन धान्य से भरा रहे, धन भी ला दे। देखो प्रचुर धन का भी लालच है, खूब सारे खाद्य हमारे यहाँ पर भरे रहे, ये भी लालच है। कहता है हे अग्नि, जो आपकी प्रार्थना करता है उसके लिए आप सदा के लिए पुष्टिवर्धक अद्भुत गाय ला दे। उस समय गाय का मनुष्य के जीवन में बड़ा रोल था। ठीक है, मनुष्य के लिए गाय का बड़ा रोल था। जिसके पास ज़्यादा गाय वो ज़्यादा धनी भी मान सकते हैं आप। तो कहता है पुष्टिवर्धक गाय मतलब हेल्दी गाय हमें दे, जो ज़्यादा दूध दे। ठीक है, कहता हमें एक पुत्र मिले, यानी कि हम यज्ञ क्यों कर रहे हैं,
एक अच्छी हमें हेल्दी गाय मिले, हमें धन धान्य मिले, मतलब खाद्य पदार्थ हमारे यहाँ भरा रहे, धन हमें मिले, पुष्टिवर्धक गाय मिले, और कहता है हमें एक पुत्र मिले, यानी कि जो हमारे वंश को बढ़ाए, एक लड़का की प्राप्ति हो। देखो लड़के का महत्व दिया गया है ना, तो कहता है हमें एक पुत्र मिले। तो इन सब के लिए हमने यज्ञ कर रहे हैं और अग्निदेव से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारी आहुति देवताओं के पास ले जाओ और वहां से आप हमारे लिए कृपा लेके आओ। इस तरह के छंद एक खास तरह की संस्कृत में रचे गए थे जिसे वैदिक संस्कृत कहा जाता था। ये स्रोत पुरोहित परिवारों के लोगों को मौखिक रूप से सिखाए जाते थे। ऑरली ये सिखाते थे पुरोहित, और पुरोहित इनको करा करते थे यज्ञ में। तो उस लौकिक संस्कृत और वैदिक संस्कृत अलग होती थी। वैदिक संस्कृत थोड़ी ज़्यादा टिपिकल होती थी, ठीक है। लौकिक संस्कृत आसान होती थी। मैंने पिछले चैप्टर में रामायण में आपको, महाभारत में आपको बताया था, ये थोड़ी सी सरल संस्कृत में लिखी गई है लौकिक। ये वैदिक संस्कृत थोड़ी सी ज़्यादा टिपिकल होती थी। देखिए यज्ञ का एक चित्र आपके सामने है। आपने कभी यज्ञ होते हुए देखा भी होगा, घर परिवारों में हवन हम कराते हैं। कहता है यज्ञ के समय स्रोतों का उच्चारण किया जाता था और लोग मवेशी, बेटे, स्वास्थ्य और लंबी आयु आदि के लिए प्रार्थना करते थे। मैंने कहा था मवेशी मतलब कैटल्स, मतलब आपके पास जो आपके क्या है, गाय, भैंस, बकरियां, है ना, भेड़। तो कहता है मवेशी के लिए, और मैंने कहा पुत्र के लिए, स्वास्थ्य के लिए, हेल्दी और लंबी आयु, और धन धान्य, है ना, इन सब के लिए हम यज्ञ कर रहे हैं। ऋग्वैदिक काल में जो यज्ञ होते थे वो कलेक्टिवली किए जाते थे। सैक्रिफाइसेस वर परफॉर्म्ड कलेक्टिवली। ऋग्वैदिक काल मत का कौन सा, 1500 से 1000 तक। और उसके बाद जो लेटर वैदिक है यानी उत्तर वैदिक काल है, यानी कि 1000 से 600 वाला। कहता सैक्रिफाइसेस वर परफॉर्म बाय द हेड्स ऑफ द हाउस होल्ड्स, यानी घर का जो मुखिया है उसके द्वारा। अब ये पहले राजाओं के द्वारा या एक सामूहिक रूप से किया जाता था। अब उत्तर वैदिक काल में आकर ये घर घर में पहुंच गया कि हर बंदा अलग, परिवार अलग अलग इसको परफॉर्म कर रहा है। कहता मोर इलाबोरेट सैक्रिफाइसेस सच एज द राजसूय एंड अश्वमेधा वर परफॉर्म्ड बाय चीफ्स एंड किंग्स। बड़े ही जटिल यज्ञ थे जिन्हें सरदार और राजा करते थे। कौन से, राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ, ठीक है। इनके अनुष्ठान के लिए उन्हें ब्राह्मण और पुरोहितों पर निर्भर रहना पड़ता था। इनका अनुष्ठान ब्राह्मण पुरोहित करते थे, उनको बुलाया जाता था, एक बड़ा यज्ञ करवाया जाता था, राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ आपने रामायण अभी देखी होगी, अभी रामायण महाभारत सब चल रही थी। लॉकडाउन में आपको ये फायदा है, ये जो आपकी किताब में महाभारत पार्ट था वो आपने अच्छी तरह कर लिया। ये अश्वमेध यज्ञ रामायण में भी दिखाया गया था, उत्तर रामायण का पार्ट है, जब लव और कुश राम जी के अश्वमेध के घोड़े को रोकते हैं, ठीक है। जहां जहां ये घोड़ा जाता है उतनी वो सारी जगह का मालिक वही राजा बन जाता है। अगर आप उसका विरोध करते हो, रोकते हो, तो आप उस चक्रवर्ती राजा से टकराने के लिए, युद्ध के लिए तैयार हो, ठीक है। ये अश्वमेध यज्ञ और एक राजसूय यज्ञ का चित्र आपको दिखा रखा है। देखिए आगे दूसरा इसमें जो आगे आता है टॉपिक, सेकंड का बी पार्ट, न्यू क्वेश्चंस, नए प्रश्न खड़े होने लगे, यानी यज्ञ परंपराओं के महत्व पर चिंतन। ये यज्ञ जो किए जा रहे हैं इनका इंपॉर्टेंस, इसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क लगने लगा। तो इसमें है उपनिषद। देखिए अभी वेद थे, अब उपनिषद पे आ रहे हैं, ठीक है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है समीप बैठना, मतलब पास बैठना, मतलब गुरु के पास बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, लिटरली इसका मीनिंग है टू सिट नियर, तो दैट इज टू गेन नॉलेज बाय सिटिंग नियर द टीचर्स। टीचर्स है, इसको ठीक कर लें, ठीक है। तो गुरु के पास बैठकर ज्ञान प्राप्त करना उपनिषद। उपनिषद भारतीय आध्यात्मिक चिंतन का मूल आधार है। उपनिषद के अंदर क्या है, दर्शन है, चिंतन है, फिलॉसफी है, स्पिरिचुअल थॉट है, ठीक है। इस थॉट्स के बारे में इसमें है। कहता है ये भारतीय आध्यात्मिक दर्शन के स्रोत हैं, चिंतन का मूल आधार है। उपनिषदों की संख्या है 108, जैसे छांदोग्य उपनिषद, मुंडकोपनिषद, एक जाबालोपनिषद भी है, ठीक है, अलग अलग। मुंडकोपनिषद से हमारा जो राष्ट्रवाक्य सत्यमेव जयते है ना, वो लिया गया है किससे, मुंडकोपनिषद, ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो मुंडकोपनिषद, जाबालोपनिषद, ठीक है, ये हमारे उपनिषद है। मैंने कहा टोटल उपनिषद कितने हैं, 108। कहता है उपनिषदों में पाई गई विचारधाराओं से पता लगता है कि लोग जीवन के अर्थ, मृत्यु के बाद जीवन की संभावना और पुनर्जन्म के बारे में जानने के लिए एक्साइटेड थे, उत्सुक थे। उपनिषदों में, अब मैंने कहा इसमें दर्शन, फिलॉसफीज आई। अभी तक यज्ञ, जो वेदों में कहा था यज्ञ वगैरह की बात करी थी, तो लोग इस समय सिर्फ यज्ञ वगैरह पे बात करते थे कि आपका जन्म, जाति, ये सब डिसाइड है,
ठीक है, प्री डिसाइडेड है, आपका जन्म इसमें हो गया, आपका ये कर्म इससे करोगे तो अगला जन्म आपका सुधर जाएगा। अब ये कहते हैं कि जन्म से आपकी जाति डिसाइड हो गई, ये क्वेश्चन मार्क लगाने लगे। उपनिषदों में फिलोसफीज कही गई, ये मीनिंग जानना चाहते थे कि क्या है लाइफ का मीनिंग, आफ्टर डेथ क्या है, पुनर्जन्म क्या है। इन मुद्दों पर पुरजोर बहस होती थी, हॉटली डिबेटेड। कहता है वैदिक परंपरा से बाहर के कुछ दार्शनिक यह सवाल उठा रहे थे कि सत्य एक होता है या अनेक। सत्य क्या है, सत्य की खोज में निकले सभी लोग, चाहे गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, मोहम्मद साहब, सभी लोग सत्य खोजने निकले। सत्य मिला? सत्य क्या है? जो आज सत्य है वो कल असत्य हो जाता है, रोज एक नई खोज होती है। पहले कहा गया पृथ्वी चपटी है, फिर कहा गया गोल है, ठीक है, पहले कहा गया अणु, फिर कहा गया परमाणु, फिर परमाणु के भी पार्ट कर दिए। तो नित नई खोज होती है, साइंस जो है वो आगे बढ़ता जाता है। तो कहता है सत्य क्या है, सत्य एक होता है या अनेक, इस खोज के लिए लोग जाने लगे। लोग यज्ञ के महत्व के बारे में भी चिंतन करने लगे कि यज्ञ का क्या महत्व है, सेक्रीफाइस, बलि से क्या है, ठीक है। अब इसमें उपनिषद की कुछ पंक्ति कह रहा है, यहाँ पर संस्कृत भाषा में रचित लगभग 6वीं सदी ईसा पूर्व के छांदोग्य उपनिषद से 2 श्लोक दिए गए हैं। उनका मीनिंग आपको बता रखा है, श्लोक का सीधा ट्रांसलेट करके बता रखा है ताकि आपको समझ आए, ठीक है। कहता है आत्मा की प्रकृति, कहते हैं मेरी यह आत्मा धान या यव या सरसों, धान चावल या ठीक है सरसों या बाजरा जो गिरी है ना, उसके छोटा सा बीज होता है, सरसों का दाना कितना छोटा बारीक दाना है, कहता उससे भी छोटी है मेरी आत्मा। मन के अंदर छुपी मेरी यह आत्मा पृथ्वी से भी विशाल। देखो मेरी आत्मा है तो छोटी सी, इतनी सी, पर ये पृथ्वी से भी विशाल, क्षितिज से भी विस्तृत, स्वर्ग से भी बड़ी है और इन सभी लोकों से बड़ी है। साइज में बिल्कुल छोटी दिख रही है आत्मा, पर ये बहुत बड़ी है। मेरी सोच कहाँ तक जाती है, कहाँ तक हम चले जाते हैं। तो आत्मा की प्रकृति, आत्मा कितनी विशाल है, ये कहता है। फिर कहता है सच्चा यज्ञ। यज्ञ क्या? यज्ञ के ऊपर मैंने कहा था प्रश्न खड़े हो रहे थे। कहता है यह पवन जो बह रही है निश्चय ही एक यज्ञ है, बहते बहते ये सबको पवित्र करती है, इसलिए वास्तव में यज्ञ है। ये किसी लालसा में नहीं कर रही है, इसके अंदर कुछ इच्छाएं नहीं है कि मैं इसको पवित्र करूंगी तो मुझे ये मिलेगा, मैं तुझे हवा दूंगी तो मैं शीतल करूंगी तो बदले में तुम मुझे ये दोगे। निस्वार्थ भाव से बह रही है, ये है सच्चा यज्ञ। आप यज्ञ कर रहे हो, मुझे पुत्र मिले, मुझे क्या नाम है मवेशी मिले, मुझे हेल्दी पुष्टिवर्धक गाय मिले, तो ये कोई सच्चा यज्ञ नहीं है। सच्चा यज्ञ क्या है? जो निस्वार्थ भाव से किया जाए। कहता वर्सेस फ्रॉम द उपनिषद, ठीक है, वो हमने पढ़ा। अब इसके बाद आता है वाद विवाद और चर्चाएं। कहता बौद्ध ग्रंथों में हमें 64 संप्रदाय 64 और चिंतन परंपराओं का उल्लेख मिलता है। बौद्ध साहित्य के अनुसार यह चर्चाएं और वाद विवाद कहाँ होते थे? कुटारागार शालाओं में। कुटागार शालाएं क्या थी? एक नुकीली छत वाली झोपड़ी बना दी जाती थी, ठीक है, उसके अंदर ये रहते थे, जैसे नुकीली छत वाली एक झोपड़ी बन गई, तो ये कुटागार शालाएं कहता है, ठीक है। तो कहता है 64 से ज़्यादा संप्रदाय मिले हैं। ये चर्चाएं वाद विवाद होती थी कुटागार शालाओं में। कुटागार शालाएं मैंने कहा नुकीली छत वाली झोपड़ी या ऐसे उपवन जहां घुमक्कड़ मनीषी ठहरा करते थे। शिक्षक लोगों से तर्क वितर्क कर उन्हें जागरूक करते थे। शिक्षक लोगों से तर्क वितर्क करते थे और उन्हें अवेयर करते थे, उन्हें नॉलेज देते थे। कहता भगवान महावीर और गौतम बुद्ध जैसे शिक्षकों ने वेदों के प्रभुत्व पर प्रश्न उठाया। भगवान महावीर और गौतम बुद्ध ने भी इन्होंने कहा, क्वेश्चन किया वेदों के प्रभुत्व के ऊपर कि वेद ही सुपीरियर है। इसके ऊपर इन्होंने क्वेश्चनिंग करी, क्योंकि जीवन से मुक्ति का प्रयास हर व्यक्ति स्वयं कर सकता था। मैं खुद अपने जीवन से मुक्ति का प्रयास कर सकता हूँ, मुझे जिसमें जन्म मिल गया अब मुझे उसी में रहना है, ये कोई लॉजिक नहीं है। इन्होंने कहा क्वेश्चन करा, तो ये कहते हैं जीवन से मुक्ति का प्रयास हर व्यक्ति स्वयं कर सकता था। कहता है जो ये जीवन से मुक्ति का प्रयास हर व्यक्ति कर सकता था, ये ब्राह्मणवाद से तो बिल्कुल अलग है। ब्राह्मणवाद में तो कहा जाता है आपका जन्म जिसमें हो गया अब आप उसी में रहेंगे, तो कहता है ये ब्राह्मणवाद से बिल्कुल अलग मत था। कुटागार शाला, मैंने कहा ऐसी झोपड़ी, ये तो मॉडर्न थोड़ा सा फैंसी बना दी गई है, ठीक है। इस तरह कुटागार शालाओं या उपवनों में मैंने कहा था चर्चाएं होती थी, उपवन बगीचा। इसके बाद इसमें एक और चीज आपकी बताई गई है, नियतिवादी, भाग्यवादी यानी और भौतिकवादी। देखो नियतिवादी यानी नियति यानी जो भाग्य को मान रहे हैं। कहता है भाग्यवादी लोग मानते हैं कि सब कुछ पूर्व निर्धारित है, प्री डिसाइडेड, प्री डिटरमाइंड, हमें कुछ नहीं करना, सब कुछ पहले से डिसाइड है, हम क्यों कुछ करें। इसके प्रमुख शिक्षक जो हैं वो है मखली गोसाल। मखली गोसाल आजीवन संप्रदाय के संस्थापक, आजीवन संप्रदाय, ठीक है। कौन है इसके संस्थापक? मखली गोसाल, ओके। तो कहता है इनके अनुसार सुख और दुख पहले से निर्धारित मात्रा में माप करके सबको दिए गए, इतना सुख तुम्हें मिलेगा, इतना दुख तुम्हें मिलेगा, ये पहले सब प्री डिसाइडेड है। इस संसार में बदला नहीं जा सकता, ना ही हम इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे धागे का गोला फेंक देने पर लुढ़कते लुढ़कते अपनी पूरी लंबाई तक खुलेगा ना, धागे का गोला फेंक दिया हमने, अब वो पूरी लंबाई तक लुढ़केगा जब तक खाली नहीं होगा, उसमें हम कुछ थोड़ी कर सकते हैं।
तो कहता है मूर्ख और विद्वान दोनों ही पूर्व निर्धारित रास्ते से होते हुए दुखों का निदान करेंगे। चाहे आप कितने समझदार बन लो, अच्छे कर्म करूंगा, दान दूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, चाहे मूर्ख बन लो, जो होना है वो तो होना ही है। ऐसे ही कहता है भौतिकवादी। ठीक है, भौतिकवादी मानते हैं कि सब कुछ पूर्व निर्धारित नहीं है। ओके, इनके प्रमुख शिक्षक है अजीत केशवकानी। ठीक है, अजीत केशकम्बलिन। अजीत केशकम्बलिन लोकायत परंपरा, ये आजीवक के थे, ये लोकायत के हैं। ठीक है, कहता है इनके अनुसार मनुष्य 4 तत्वों से बना हुआ है। कौन से 4 है? पृथ्वी, जल, आग और वायु। जब मरता है तो हर हिस्सा अपने अपने हिस्से में विलीन हो जाता है। और इंद्रियां कहाँ जाएंगी? अंतरिक्ष में। कहता है दान देने की बात मूर्खों का सिद्धांत है, खोखला झूठ है, दान देने से कुछ नहीं होना। ठीक है, सब कुछ 4 तत्वों से बना है और चारों तत्व आपस अपने आप में मिलेंगे। कुछ आपको ये नहीं होगा कि आप अगर दान दोगे तो आपको ये मिलेगा और वो मिलेगा, कुछ नहीं है। सब ये कहता है कि आपका सब कुछ जो है वो इन 4 तत्वों से बना और 4 तत्व अपने आप ही मिल जाएंगे। ठीक है, आपको दान दो या मत दो, उससे कुछ नहीं होना। तो भौतिकवादी और नियतिवादी कहता है मूर्ख और विद्वान दोनों ही मृत्यु के बाद नहीं बचते। चाहे मूर्ख हो चाहे विद्वान, सब मरेंगे और सब ने मर करके इन 4 पार्ट्स में बढ़ जाना है। तो भाग्यवादी को फेटलिस्ट कहता है इंग्लिश में हम। ठीक है, और भौतिकवादी को कहते हैं मैटेरियलिस्ट। मैंने कहा इसके हेड टीचर है अजीत केशवकानी। ठीक है ना। हाँ जी, एक इसमें टॉपिक है आपका बौद्ध ग्रंथ किस प्रकार तैयार और संरक्षित किए जाते थे। हाउ बुद्धिस्ट टेक्स्ट वर प्रिपेयर्ड एंड प्रिजर्व्ड। कहता है और टीचर्स की तरह गौतम बुद्ध भी मौखिक शिक्षा देते थे, लिखित भाषण नहीं थे। उनके जीवन काल में तो कभी उनका कोई रिटर्न में भाषण लिखा ही नहीं गया। हाँ, उनकी मृत्यु के बाद लगभग 4वीं सदी ईसा पूर्व में उनके जो शिष्य थे उन्होंने ज्येष्ठों यानी जो वरिष्ठ जो थे उनको सबको बुलाकर एक बैसली में सभा बुलाई। बैसली क्या है? आज की डेट में जो बिहार में वैशाली है ना, उसका पाली भाषा में नाम था बैसली। तो बैसली में एक सभा बुलाई, किसकी? जितने सीनियर्स मॉन्क थे। और कहता है यहीं पर इनको जो शिक्षाएं हैं उन सबको संकलन किया गया। क्या नाम सब किया गया? उनको इकट्ठा किया गया और इन संग्रहों को त्रिपिटक कहा गया। क्या कहा गया? त्रिपिटक। त्रिपिटक का मतलब होता है 3 टोकरियां, 3 इसके अंदर पिटारे। कहता है ये देखिए, अ बुद्धिस्ट मैन्युस्क्रिप्ट इन संस्कृत। ठीक है, 12th सेंचुरी का एक ये दिखाया गया बुद्धिस्ट मैन्युस्क्रिप्ट। कहता है त्रिपिटक। मैंने कहा त्रिपिटक कौन से है? विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक। ये बौद्ध ग्रंथ के त्रिपिटक। विनय पिटक में क्या है? विनय पिटक में संघ या बौद्ध मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह है। क्या नियम है जो इसमें रहेगा? मठ के अंदर रहने वाले लोगों के नियम। सुत्त पिटक में क्या है? गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हैं। अभिधम पिटक में क्या है? फिलोसफीज है गौतम बुद्ध की, जो दर्शन है। ठीक है, तो ध्यान दें, विनय पिटक में क्या है? बौद्ध मठों में रहने वालों के नियमों का संग्रह। सुत्त पिटक में क्या है? गौतम बुद्ध की शिक्षाएं। अभिधम पिटक में क्या है? दर्शन से जुड़े विषय। कहता है श्रीलंका में बौद्ध धर्म के 2 ग्रंथ, दीपवंश और महावंश। श्रीलंका जो है वहां पे भी काफी ज्यादा बौद्धिस्ट अनुयायी हैं। पूरी जो आपके एशिया के कई देशों में बौद्ध धर्म फैला। आज हमारे यहाँ से ज्यादा दुनिया के और देशों में, चाइना में, जापान में, वियतनाम में, आपके श्रीलंका में, सभी देशों में फैले हुए हैं। कहता दीपवंश और महावंश 2 प्रमुख ग्रंथ है। कहाँ के? श्रीलंका के बौद्ध ग्रंथ। तो दीपवंश का मीनिंग है द्वीप का इतिहास। ठीक है, और इसमें श्रीलंका के प्राचीनतम इतिहास का वर्णन है। महावंश का मतलब है महान इतिहास। यह सिंहल श्रीलंका का ही पुराना नाम है, का प्रसिद्ध ऐतिहासिक महाकाव्य है। इसमें श्रीलंका के राजाओं का वर्णन है। ठीक है, दीपवंश और महावंश ये आप देख रहे हैं, 2 ग्रंथों का यह ट्रांसलेट है। कहता है ज्यादातर पुराने ग्रंथ जो हैं बौद्ध ग्रंथ वो पाली भाषा में हैं। बाद के युगों में कुछ संस्कृत में भी लिखे गए थे। बौद्ध धर्म के पूर्व एशिया, ठीक है, ईस्ट एशिया में जो फैलने पर यहाँ कौन आए? फाशियान और श्वेनसांग। फाशियान को मैंने कहा फाहियान भी कहते हैं, श्वेनसांग को हैनसांग भी कहते हैं। ये तीर्थयात्री बौद्ध ग्रंथ की खोज में चीन से भारत आए। पिछले पार्ट में भी इनके बारे में आपको मैंने बताया था। ठीक है ना। तो ये हमारे फाशियन और श्वेनसांग यह भारत यात्रा पर आए थे। यहाँ से इन्होंने बौद्ध धर्म की काफ़ी चीज़ें कलेक्ट करी। ठीक है, आज का ये चैप्टर हमारा यहाँ फिनिश होता है। इसके लिए एक क्वेश्चनायर बनाया है मैंने अलग से, वो आप इस वीडियो को पूरा देखें और इसके बाद मैं कल आपसे एक क्वेश्चनायर भेजूंगा। आप उसमें क्वेश्चंस को फिर कीजिएगा और उसके आंसर फिर चेक कीजिएगा। ठीक है, तो अलग वीडियो बनाया है मैंने, क्योंकि वीडियो पहले ही थोड़ा लंबा हो गया, तो क्वेश्चनायर के लिए अलग वीडियो है। आप उसे सॉल्व करें और वो तभी कर पाएंगे जब इस चैप्टर 4 के फर्स्ट पार्ट को आप पूरा अच्छी तरह समझेंगे। तो आज चैप्टर 4 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करते हैं और जल्दी ही इसका क्वेश्चनायर मैं आपको दूंगा और अगला पार्ट भी लेके आऊँगा। आप लोग अपनी तैयारी करें।
चलिए सभी को नमस्कार।